हेलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की हमारी अपनी क्लास में। आज हम क्लास 10th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर पर। फर्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड एविडेंस। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सारी क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन उनके अलग अलग टाइप्स होंगे कि कौन सी केमिकल किस फॉर्म में हमारी कार्य करती है। तो फर्स्ट है इसमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस। A chemical reaction is a process where reactant transform into a new product through bond breaking a and forming। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं, बंधों के टूटने यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि बंध के टूटने और बनने के माध्यम से क्या होता है, न्यू पदार्थ यानी कि न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की जो एविडेंस है वो कौन से हैं, तो एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और कौन कौन से हमारे एविडेंस होते हैं, जैसे स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन, टेम्परेचर चेंज। तो फर्स्ट है हमारा स्टेट चेंज। फॉर एग्जांपल इसमें क्या दिया है, आइस मेल्ट टू वाटर, यानी कि जो आइस होती है सॉलिड में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेट चेंज कहलाता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। फिर है कलर चेंज यानी कि रंग परिवर्तन। इसमें क्या दे रहा है, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न इन ग्रीन, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि जब ब्लू कॉपर है वो किस में बदल जाए, सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन में बदल जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलर चेंज कहलाता है। यानी कि रंग में अगर प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हो रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ नीला कॉपर सल्फेट विलयन लोहे के साथ में अगर अभिक्रिया कराने पर तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हरे कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलर चेंज एविडेंस कहलाता है। नेक्स्ट एविडेंस है हमारा गैस इवोल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है, बबल्स आर फॉर्मेड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद एसिड, यानी कि इस प्रोसेस यानी कि केमिकल प्रोसेस के दौरान बुलबुली या गैस बनती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है जस्ता एसिड के साथ में जो हमारी जिंक है, ठीक है, जो एसिड के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देती है, बबल्स देती है, यानी कि बुलबुली बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, गैस एवोल्यूशन एविडेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज क्या में है, सम रिएक्शन रिलीज हीट वाइल अदर्स ऑब्जर्व हीट, यानी कि तापमान परिवर्तन। टेम्परेचर चेंज मतलब तापमान परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व होगी या फिर रिलीज होगी। तो कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो गर्म होती हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करती हैं तो वो ऊष्मा शोषी कहलाती हैं, या हीट ऑब्जर्व करती हैं तो वो ऊष्मा छिपी कहलाती हैं। तो हमारी किस चेंज में आ जाती है, वो टेम्परेचर चेंज में आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, यानी कि रासायनिक समीकरण और संतुलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्शंस यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलेज, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रेजेंट करते हैं, सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह, ठीक है, यह फॉर्मूले यानी कि सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में द लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण की नियम की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है, बैलेंसिंग, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्टेंस रिएक्टिंग प्लेस्ड ऑन द LHS, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे किधर प्लेस होते हैं, लैब, तो क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। फिर है प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंट फॉर्मेट प्लेस्ड ऑन द RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि जो प्रोडक्ट बनकर हमारे तैयार होते हैं वो किधर होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं। जैसे आपका जनरल फॉर्म में दिया हुआ है A+B, यानी कि रिएक्टेंट हो गए, है ना, फिर बनकर आकर प्रोडक्ट आया तो हमारा किधर आया, वो राइट हैंड साइड, यानी कि C+D। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो होंगे कि हमारे केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, फिर हमारी बैलेंसिंग में, यानी कि हमारे रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट आर नोटेड बाय, यानी कि डिनोटेड, यानी कि कितने प्रकार के हमारे जो मैटर होते हैं। तो फर्स्ट हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इक्वेस, यानी कि इक्वेसेस माने जलीय विलयन। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होने की बात कर रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि संयोजन कर लेते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2H2 प्लस O2, एरो क्या बन के आ गया हमारे पास, दोनों कंबाइन हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर, यानी कि 2H2O। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन का जलाना, लाइक अ कॉयल, वुड एंड नेचुरल गैस इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, जो हमारे डेली लाइफ में जो हम जलाते हैं ईंधन, ठीक है, ईंधन को जलाते हैं तो किस फॉर्म में जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, और नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक प्राकृतिक गैस हो गई। तो उनको हम अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A single compounds break down into two or more simpler substance, यानी कि जो सिंगल कंपाउंड्स होते हैं ब्रेक डाउन इनटू अ टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि उसको अलग कर देना, तोड़ करके अलग अलग कर देना दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें दिया है फॉर एग्जाम्पल CaCO3 हीट। अब इसमें क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं एनर्जी को, किस फॉर्म में करते हैं, जैसे हीट हो गई, लाइट हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई। फॉर एग्जांपल हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है। थर्मल मतलब ऊष्मीय, ऊष्मीय मतलब हीट, हीट की बात कर रहे हैं। तो हमारा फॉर एग्जांपल में दी हुई है CaCO3, और हमने किसको रिक्वायर कर लिया एनर्जी की फॉर्म में, हीट को, यानी कि ऊष्मा को। फिर वो अगर हीट इसे प्रोवाइड की जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट को, तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO में, और क्या रिलीज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डेली एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, हीटिंग ऑफ limestone to make quick lime used in cement and constructions, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप देन
ऊष्मा को मतलब लाइट स्टोन यानी कि चूना पत्थर को अगर गर्म करते हैं तो वो क्या किस फॉर्म में निर्माण करता है, सीमेंट के रूप में, ठीक है। और निर्माण करने में यानी कि इमारतों का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है डेफिनेशन में, आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि हमारे जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों के साथ में क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो वो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के साथ में क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारा Zn यानी कि जिंक, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो जिंक किसके साथ क्रिया कर रही है, हमारी कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करती है। तो क्या बन करके आता है, ZnSO4, ठीक है, और प्लस Cu यानी कि कॉपर। तो इसमें जो बात की जा रही है, तो जो जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट में घोलते हैं या घोल डाला जाता है, तो वो जिंक कॉपर को हटाकर किसके साथ क्रिया कर लेता है, सल्फेट के साथ में क्रिया कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, extraction of metal like copper from their ores using more reactive metal like zinc। इसमें किसकी बात कर रहा है, जिंक जैसी अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का प्रयोग करके जो अयस्क होते हैं यानी कि जो ऑरेज होता है, और वो कॉपर जैसी धातुओं को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल का मतलब होता है द्वि यानी कि दो बार, ठीक है, दो बार इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, आयंस की, ठीक है। अब इसमें क्या है, आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स टू फ्रॉम न्यू कंपाउंड्स, यानी कि इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारों के बीच यानी कि दोनों अभिकारक के बीच आयन्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिससे दो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि दो हमारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, और एक अघुलनशील ठोस, ठीक है। जो अघुलनशील जो ठोस होता है यानी कि अनसोल्युबल जो सॉलिड होगा उसको क्या कहते हैं, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे इसमें दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। तो सोडियम सल्फेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बन के आएगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मीन्स होता है जो अनसोल्युबल सॉलिड होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट आगे इसमें रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, अब इसमें एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, रिमूवर ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस बाय वॉशिंग सोडा, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, रिमूवल हार्डनेस फ्रॉम वाटर यानी कि जो पानी का कठोरता को, हार्डनेस यानी कि कठोरता को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको दोनों में समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आर टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन insoluble solid precipitate is formed, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें द्विविस्थापन रिएक्शन जो अघुलनशील पदार्थ को बनाती हो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो अघुलनशील ठोस होते हैं वो बन के आते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या बनकर आएगा हमारा इसमें, सिल्वर क्लोराइड यानी कि
प्रेसिपिटेट बन के आएगा, यानी कि अक्षेपण, अवक्षेपण। और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अनसोल्युबल सॉलिड फॉर्मेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि जो अघुलनशील ठोस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द गेन्स ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में लॉस ऑफ गेन्स की बात होती है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात होती है। अब समझ लेते हैं एक एक करके। ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन, ठीक है, उपचयन की बात कर रहे हैं। तो अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी कि ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। रिडक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना होता है और गेन्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का बनना होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपका नीचे रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर। तो हमारे इसमें क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि गेन्स ऑफ ऑक्सीजन है कि हमें क्या प्राप्त हो गया, ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, यानी कि CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन इसमें से निकल गई तो हमारे पास क्या बच गया, कॉपर। तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें एग्जाम्पल इन डेली लाइफ की, यानी कि रेस्टिंग ऑफ आयंस, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैटरीज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि इसमें लोहे पर जंग लगना, ठीक है, या रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि संजीव जीवों में, यानी कि जीवित प्राणियों में रेस्पिरेशन का होना, या फिर बैटरीज इन इलेक्ट्रॉन डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बैटरी का होना, ये हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। इसमें हमारा ऑक्सीजन का प्राप्त होना या हाइड्रोजन का निकलना वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये दोनों सारे क्लियर हो गए होंगे कि रेसिप्रेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रेंसिडिटी और कोरेसेंस में, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर रेस्टिंग इन प्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि हवा में मौजूद, रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधता, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होगा, जिसमें गंध आती हो। अब कैसे गंध आएगी फूड में, देखो जैसे कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण भोजन में क्या होता है, यानी कि खाने में उपस्थित वसा और तेलों का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो वो जो ऑक्सीडेशन होना वही हमारी क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। और रेंसिडिटी होने के कारण भोजन में क्या हो जाता है, स्वाद बदल जाता है और गंध आने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे कि चिप्स लिया या फिर हमने कोई फूड लिया, ठीक है, तो चिप्स के पैकेट को अगर लंबे समय तक अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो वो खराब होना ही क्या कहलाता है, हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे कि भोजन लिया, कोई भी चीज हमने खाने की चीज ली, अगर वो तेली है यानी कि ऑयली चीज है, अगर उसे हम छोड़ दें कुछ दिनों बाद तो वो उसमें क्या आने लगती है, धीरे धीरे बदबू आने लग जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया ओपनड चिप्स पैकेट्स लेफ्ट और लॉन्ग, यानी कि जो कुछ लंबे समय तक अगर हम पैकेट्स को खुला रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ऑयल घी एंड कुकिंग ऑयल बिकम स्मेली, यानी कि जो पुराने घी होते हैं या कुकिंग ऑयल होता है उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। नीचे इसमें दिया हुआ है की पॉइंट्स, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, यानी कि जो रेंसिडिटी होती है उसमें क्या हो जाता है,
ऑयल एंड फैट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि उपचयन हो जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। अब इसमें बात करते हैं प्रिवेशन की। तो स्टोर फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जो हमारा फूड होता है उसको अगर हम स्टोर करके रखें तो किस में रखना चाहिए, हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिसमें हवा ना जा सके, तो वो हमारा खाना क्या रह सकता है, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है। स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि हमारे फ्रिज में हम अपना खाने को अच्छे से मतलब एक दिन के लिए रख सकते हैं, जिससे वो खराब ना हो सके। फिर नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHA एंड BHT आर एडेड टू फूड। ठीक है। यानी कि हम एंटीऑक्सीडेंट लाइक जो हमारा खाना होता है उसको हम क्या रख सकते हैं, आराम से BHA और BHT आर एडिड फूड करके रख सकते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन गैस इनफिलेट इन पैकेट्स लाइक चिप्स एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखेंगे, तो उसमें जो चिप्स होंगे वो लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं, प्रिवेंट यानी कि सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम कैरोजन की। ठीक है। तो कैरोजन इज अ ग्रेजुअल reduction of metal by the action of air, moisture and other chemical substance, यानी कि केरोजन क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल यानी कि धातुओं के अंदर क्या होता है, वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई लोहे की धातु है, कोई लोहे की वस्तु है, अगर वो मॉइस्चर या एयर के संपर्क में आ जाए तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, यानी कि रस्ट ऑफ आयंस कहलाता है। ठीक है। धातु पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, कैरोजन कहलाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयंस यानी कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है। टर्निंग ऑफ सिल्वर यानी कि सिल्वर का काला होना। ठीक है। ग्रीन ऑफ कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर, यानी कि जो कॉपर की जो धातु होती है उस पर ग्रीन कोटिंग होना, यानी कि ग्रीन लेयर का लग जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है, यानी कि कैरोजन कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है हमारा आयरन और ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट आयंस बन जाएगा, यानी कि रस्ट ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि इसमें जो हमारी मेटल्स है या धातु है वो अगर मॉइस्चर के संपर्क में आ जाएगी तो इस पर क्या काम करेंगे, हमारे आयंस काम करेंगे। कौन से आयंस काम करेंगे, रस्टिंग, यानी कि धातु पे जंग लगने वाले कार्य करेंगे। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कैरोजन की। जैसे कि पेंटिंग, यानी कि उसमें पेंट कर दो। ठीक है। ऑयलिंग या ग्रेसिंग, यानी कि ऑयल करके द्वारा पेंट कर दो इस पे। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जिंक कोटिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है यानी कि जिंक कोटिंग करना। फिर है इलेक्ट्रोप्लाटिंग, यानी कि कोटिंग कर देना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिवेंशन कहलाता है, यानी कि उसको सुरक्षित रख सकते हैं हम किसी भी मेटल्स को। ठीक है। फिर इसमें की पॉइंट्स दिया हुआ है, कैरोजन इज इक्वल टू डैमेज ऑफ मेटल बाय एयर प्लस मॉइस्चर, रस्टिंग ऑफ आयन इज द मोस्ट कॉमन कॉमन एग्जाम्पल, यानी कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि धातु, यानी कि कोई लोहे की चीज है अगर वो डैमेज हो जाती है तो वो किसके संपर्क में है, वो मॉइस्चर और एयर के संपर्क में, तभी उस पर क्या हो जाएगा, कैरोसिन लग जाएगा। ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट सारी रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास ज़्यादा से अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और उन्हें पढ़ने में हेल्प करें। ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।